हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.2। अब हमने जो प्रश्नावली हमारी जो दो है वो बहुपद है और बहुपद मेरी एक पसंदीदा प्रश्नावली में से एक है। दोस्तों, मैं बहुपद को आपको इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि कैसे गुणनखंड करते हैं, कैसे क्या किया जाता है। इस प्रश्न में संपूर्ण प्रश्न को इतना आसान बना दूंगा। मैं आपको पूरी प्रश्नावली को इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। और जिनको बहुपद से डर लगता है, जिन बच्चों को बहुपद से डर लगता है, उन्हें भी ये आसानी से समझ में आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, मैं देखो आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब प्रश्न सोल्व कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे देखो प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8 क्या ज्ञात करने हैं। हम इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के संबंध के बीच सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहला हमारे काम क्या है, मैंने अभी जो प्रश्नावली 1.1 की जो क्लास ली थी उसमें बताया था कि जो हमें सबसे पहले ये क्या देखना है, इसके कौन सा समीकरण है, एक घात रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों बताइए कौन सा समीकरण है, इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइए जरूर। ठीक है, तो ये हमारा है, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा द्विघात समीकरण है। कैसे पता चला दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम पावर कितनी है, 2। तो ये कौन सा समीकरण हो गया, हमारे द्विघात समीकरण। अब देखिए बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण के लिए मैंने बताया था जितनी पावर होगी उतने ही अधिकतम, उतने ही शून्यांक हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर x² माइनस 2x माइनस 8, इसके कितने शून्यांक होंगे, इसके 2 शून्यांक होंगे। ठीक है दोस्तों, कितने शून्यांक हो सकते हैं, 2 शून्यांक हो सकते हैं। तो हमें वो शून्यांक ज्ञात करने हैं। अब देखो ये क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8, ये क्या है, हमारी एक द्विघात समीकरण है। अब देखो मैं आज आपको ये इनके गुणनखंड करना सिखाऊंगा, इसके टुकड़े करना सिखाऊंगा, आपको ज्ञात बताऊंगा कि कैसे शून्यांकों का आप शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। देखिए आज तक हम क्या करते थे सर हम इनको कैसे गुणा करें, इसको कितनी संख्या में तोड़े, हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। हमें क्या करना होता है ऐसे प्रश्नों में। यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो इस समीकरण को हम किस रूप में लिख सकते हैं, ये हमारी होती है ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 0। इस रूप में होती है ये समीकरण। किस रूप में होती है, द्विघात समीकरण हमेशा इस रूप में होगी, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्या है, समीकरण नंबर 1 है और ये क्या है, हमारी समीकरण नंबर क्या है दोस्तों, 2 है। अब देखिए हमारी जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, इन दोनों की तुलना कीजिए। ठीक है दोस्तों, कीजिए तुलना। तो यहाँ पर 1 के वैल्यू क्या आ जाएगी, समीकरण 1 से क्या आ जाएगी दोस्तों, 1 आ जाएगी, क्योंकि x² गुणा में कुछ संख्या नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो b क्या है, b की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, समीकरण 1 से -2। समझ में आ रहा है कैसे आई। यहाँ पर देखो x को u का u छोड़ देंगे, उसके बाद क्या संख्या बच गई, उसके बाद बच गई यहाँ पर -2। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, b की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। ठीक है दोस्तों, क्या आ गई b की वैल्यू, हमारे पास b की वैल्यू आ गई -2। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कितना आसान है। अब देखो c क्या है हमारे पास, यहाँ पर मैंने बताया c क्या होगा, अचर पद होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास c की वैल्यू होगी -8। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम दोस्तों, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए हमें करना क्या होता है, इनके जो आपको देखो क्या करना होता है, जो इनके गुणनखंड करते वक्त हमें यहाँ पर जो 2x है इसकी जगह एक ऐसी संख्या रखनी है, 2 ऐसी संख्याएं रखने कि उनका गुणा करें जब तो 8 आए और उनको जोड़े या घटाएं तो कितने आने चाहिए, -2x आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे करना है। हमें आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको जो इनके गुणनखंड करते हैं उनमें कभी भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, मैंने बताया था कि a और c इन दोनों को लेना है, कहां से, समीकरण 1 से a और c के मान ज्ञात कर लें। जब भी हमारे पास ऐसे द्विघात समीकरण आए तो उसमें a और c दोनों का a b और c मान ज्ञात कर लेंगे और फिर क्या करना है, a और c का गुना करना है हमें दोस्तों। तो 1 और 8 का गुना करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, 8 आ गया दोस्तों। समझ में आ रहा है कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखिए हम 8 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, एलसीएम। तो 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर 2 का भाग देंगे, कितनी बार आ गया, 2 आ जाएंगे। और 2 में 2 का भाग देंगे कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या बताया था, देखो इनके
2x के ऐसे टुकड़े करने हैं, हमें कैसे टुकड़े करने हैं कि इनको जोड़ने या घटाने पर तो 2x आए और गुना करने पर क्या आने चाहिए, 8 आने चाहिए। अब देखो 8 नहीं, 8 ही क्यों आने चाहिए, देखो यहाँ पर कितने आने चाहिए गुना करने पर, अगर x की जगह यहाँ पर 2x होता तो हमें फिर यहाँ पर a मल्टीप्लाई b करना पड़ता, तो यहाँ पर कितने हो जाते 16, ठीक है दोस्तों। तो फिर हमें 16 के गुणनखंड करने पड़ते और फिर 16 के ऐसे टुकड़े करते कि उनको जोड़ने घटाने पर तो 2 आए और गुना करने पर 16 आने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना होगा, a मल्टीप्लाई c उसके गुणनखंड करने हैं दोस्तों। किसके गुणनखंड करने हैं, a मल्टीप्लाई c, समझ में आ रहा है। तो हमें इसके a मल्टीप्लाई सी के गुणनखंड के हमारे पास कितने आ गए दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखो इन गुणनखंड से बाहर टुकड़े नहीं जाएंगे, हम जो 2x के जो टुकड़े करेंगे वो इनसे बाहर नहीं जाएंगे। अब देखो तो हम क्या करेंगे, हमें किस में लाना है, माइनस के 2x में लेके आना है दोस्तों। किस में लेके आना है, माइनस के 2x में। इसके लिए हमें देखो क्या करना पड़ेगा, इनको गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, हमारे पास क्या हो गई 4 है, 4, ठीक है दोस्तों। और 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बच गए, 2 बच गए। अब समझ में आया, हाँ सर 2 तो हम लेके आ सकते हैं, लेकिन क्या करना है, हमें माइनस के 2 लेके आना है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को माइनस बना देते हैं और ये जो 2 है इसको प्लस बना देते, तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस के 2। समझ में आ गया, हमारे पास क्या टुकड़े हो सकते हैं इसके, माइनस के 4 और प्लस के 2। आगे समझ में, कितना आसान है। आपको क्या करना है, केवल इनका गुणनखंड करना है और इस गुणनखंड में जो भी टुकड़े आएंगे, जो गुणनखंड आएगा उनका गुना करके देखना है और जोड़ घटा करके देखना है कि यहाँ पर जो 2x बनेगा या नहीं, ठीक है दोस्तों। इतना सा काम करना है हमें। अब देखिए आगे क्या होगा, हमारे जो समीकरण एक है क्या है, x² है। अब देखो हमने यहाँ पर क्या लेंगे, हमारे क्या टुकड़े आ गए, -4 और 2। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू जरूर देखनी है, हमारे पास क्या आ गई, -4 और क्या है +2x, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। उसके बाद हमारे पास आगे क्या है, -8, इसके बराबर हम मान लेंगे 0, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। या फिर इसे मत मान ली, नहीं मानना चाह रहे तो आप इसे छोड़ दीजिए। आप कहोगे 0 कहां से आए, तो ये द्विघात जो समीकरण है इनके जो शून्यांक ज्ञात करने हैं तो इनके बराबर 0 मानना ही पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, अब हमें यहाँ पर देखो कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बच गया, x - 4, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस को यू का यू लगा देंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास 2, उसके 2 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच गया, x - 4। अब एक बात बहुत ही जो ध्यान देने लायक है, यहाँ पर जो ये जो पद आएगा और ये जो पद आएगा ये दोनों समान होने चाहिए। यहाँ पर x - 4 है तो यहाँ पर भी x - 4 ही होना चाहिए। अगर ये x - 4 और x - 4 बराबर नहीं है, अलग अलग आ रहे हैं, तो हमें मान लेना है कि हमारे गुणनखंड गलत किए हैं। हमने जो गुणनखंड किए हैं वो क्या किए हैं, गलत। अगर हमने गुणनखंड सही किए हैं तो ये जो मान है इनके दोनों क्या आएंगे, समान आएंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, अब देखो ये क्या है, x कोष्टक x - 4 और ये क्या हो गया हमारे पास 2 कोष्टक x - 4 हो गया दोस्तों। अब इनमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x - 4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी x - 4 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से भी x - 4 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने x - 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, x बच गया दोस्तों, और प्लस है तो प्लस, यहाँ से x - 4 कॉमन लिया तो क्या बच गया दोस्तों, x - 2, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। यहाँ क्या बच गया, केवल क्या बच गया, 2 बच गया। अब हमारे पास क्या क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, एक होगी x - 4, ठीक है दोस्तों, और दूसरी क्या होगी x + 2। इतना समझ में आया। अब देखो गुणनखंड समझ में आया मैंने कैसे किया। आपको गुणनखंड करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है, a और c का गुणा कीजिए, ठीक है। a और c समझ में आ गए, कहां से आए, ये हमारा इसका x² का जो गुणांक होता है वो होता है a, और जो c हमारा जो कांस्टेंट संख्या होती है, अचर पद होता है, वो होता है c, ठीक है दोस्तों। इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद इनका क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और जो एलसीएम में जो टुकड़े आएंगे इनके, जो गुणनखंड के रूप में आएगा, उनको जोड़ घटा करके देखना है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपको ये नहीं करना पड़ेगा सर यहाँ पर, अब पहले क्या करते थे, अंदाजे से ये अपने तुक्का लगाते सर 4x में से 2 गए, ऐसे करते थे, तो आपको वो करके नहीं देखना पड़ेगा। आपको इसके बाहर कोई और टुकड़े नहीं हो सकते इसके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मैंने ये बहुत ही आसान ट्रिक बता दी है, आपको क्या करने होंगे, इनके गुणनखंड करने होंगे। अब देखिए यहां तक आ गए हम। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, अब मैं ऊपर लिख रहा हूं, इनको मिटा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई,
कहाँ से, इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 से, समीकरण 1 2 3 से। ठीक है दोस्तों, समीकरण 3 से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x बराबर क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, और x बराबर क्या हो सकता है हमारे पास -2। कैसे आएगी, जब x -4 बराबर 0 रखेंगे तो क्या रखेंगे, x -4 बराबर 0, शून्यांक ज्ञात करने हैं तो हमारे x जब -4 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, तो हमारे x बराबर क्या आ गया 4। और इसी प्रकार x +2 है उसके बराबर 0 है, तो x इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हमारे पास क्या आ गए, x के मान क्या हो गए -2। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखिए, जो हमने जैसे इस प्रकार द्विघात समीकरण किस रूप में लिखा जाता है, ax² + bx + c। तो यहाँ पर जो ये x है, जो हमारे शून्यांक आते हैं उनको लिखा जाता है अल्फा प्लस x। ठीक है दोस्तों, और बीटा प्लस y। ठीक है दोस्तों, अब जो ये जो शून्यांक आए हमारे, इनको हमें अल्फा और बीटा के रूप में लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे शून्यांक क्या को किस में लिखते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, यहां तक समझ में आया, कोई परेशानी है। इसे हम लिख देंगे अल्फा बराबर क्या आ गया 4 और बीटा बराबर क्या आ गया -2। कोई समस्या, यहां तक बिल्कुल समझ में आया। ठीक है दोस्तों, देखो अब क्या करना है हमें, द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। हमने ज्ञात कर दीजिए, कितने कितने हो गए 4 और -2। क्या किया हमने, इनका क्या किया, सबसे पहले एक ए और बी का गुणा किया, फिर उसका एलसीएम लिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या किया, इनके टुकड़े कर दिए और इनके कॉमन ले लिए। बहुत ही आसान है, आप सबको 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने x की वैल्यू ज्ञात कर दी, और x को देखो जो शून्यांक उनको अल्फा और बीटा के रूप में व्यक्त करते हैं, तो ये हो गया अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। हमारे इसमें प्रश्न नंबर 2 प्रश्नावली 2.2 में जो प्रश्न नंबर 1 है, उसमें जो यहाँ तक हमने सिद्ध कर दिया कि शून्यांक ज्ञात कीजिए, हमने शून्यांक ज्ञात कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या कह रहा है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब क्या करना है, हमें सत्यता की जांच करनी है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास क्या आ गई, अल्फा का मान क्या आ गया हमारे पास 4 और बीटा का मान क्या आ गया हमारे पास 2। अब देखिए शून्यांकों का योग, क्या दोस्तों, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। और शून्यांक मैंने अभी क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा। क्या बताए दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा। शून्यांक ज्ञात किए भी हम इस समीकरण से अल्फा और बीटा का मान योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब शून्यांकों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो वो सूत्र क्या हो गया हमारे पास, मैं इनको भी रब कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास ये सूत्र आएगा, शून्यांकों का योग बराबर होता है हमारा -b/a। ठीक है दोस्तों, अभी द्विघात समीकरण जब लिखी थी उसमें बताया था मैंने b, a, b और c क्या होते हैं। तो यहाँ पर b क्या हो गया हमारा माइनस, तो लगा देंगे आगे, और ये क्या हो गया x का गुणांक। क्या हो गया दोस्तों, x का गुणांक अपॉन ये क्या हो गया दोस्तों, a क्या हो गया x² का गुणांक। क्या हो गया दोस्तों, x² का गुणांक। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। ये जो सूत्र है आपको इसको याद कर लेना है। जो प्रश्नावली 2.2 है उसमें हर प्रश्न में ये सूत्र काम आएगा। ठीक है, शून्यांकों का योग क्या हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा होता है हमारे शून्यांकों का गुणनफल। क्या होता है दोस्तों, शून्यांकों का गुणनफल। क्या होता है दोस्तों, शून्यांकों का गुणनफल। क्या होगा, शून्यांक क्या हो गया हमारे पास अल्फा और बीटा, और इनका गुणनफल मतलब इनका गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a। c क्या होता है कांस्टेंट, और a क्या होता है x² का गुणांक। तो यहाँ पर लिख देंगे c क्या है हमारा अचर पद, और a क्या है x² का गुणांक। ठीक है दोस्तों, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये सूत्र जो है वो हर प्रश्न में काम आएगा हमें। ठीक है, सत्यता की जांच करने में। अब देखो मैं आपको जांच करके दिखाता हूं। ठीक है दोस्तों, पहले मैं ये लिख देता हूं कि हमारे पास a और b की वैल्यू क्या क्या है। देखो मैंने बताया था द्विघात समीकरण क्या होती है, ax² + bx
प्लस सी बराबर 0, यही होती है। अब समीकरण 2 हो गई है हमारे पास, ये समीकरण 1 है। इन दोनों की तुलना करने पर हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई दोस्तों, ठीक है। बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2 आ गई, और सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -8 आ गई, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया। ये तो मैंने आपको दोबारा पढ़ा दिया, अभी दोबारा रिपीट करा दिया हूं मैंने आपको, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध में सत्यता की जांच कीजिए। अब क्या कह रहे हैं, शून्यांकों का योग, हमारे शून्यांक क्या है, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का योग, किन दोनों का, अल्फा और बीटा का योग -b/a होता है। तो -b/a क्या होगा, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अब मैं इनको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। मैं इनको रफ कर देता हूं और शॉर्ट रूप में लिखता हूं इस सूत्र को। तो देखो हमारे पास सूत्र क्या है, शून्यांकों का योग। हम सबसे पहले लिखते हैं सत्यता की जांच। क्या लिखते हैं दोस्तों, सत्यता की जांच, ठीक है दोस्तों। सत्यता की जांच के लिए मैंने क्या बताया था कि इनका योग, शून्यांकों का योग बराबर होगा किसके, -b/a के। समझ में आ गया b/ क्या है, ठीक है। तो ये इसमें क्या करेंगे, इसको नाम देते हैं, देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब यहां पर लिख देंगे समीकरण 2 में a, b, c का मान रखने पर, तो सॉरी यहाँ पर सी तो है नहीं, केवल ए और बी है, तो क्या लिखेंगे, ए और बी का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो रख दीजिए समीकरण 1 में, किस समीकरण 2 में ए और बी का मान रख दीजिए। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, सबसे पहले तो ये रखिए, क्या है हमारे पास 4, और बीटा का मान क्या है, -2, रख देंगे, कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए बराबर, अब देखिए ए और बी का मान रखने पर, तो ए का मान क्या है हमारे पास, सबसे पहले माइनस तो है, माइनस लगा देंगे। बी क्या है, -2, तो ये हो गया हमारा -2। हमें जो प्रश्न में दिया गया है केवल उसको रखना है, हमें अलग से दिमाग नहीं लगाना है। तो माइनस है तो माइनस लिख देंगे और 2 लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ए क्या है, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास, 1। समझ में आ रहा है। अब देखो ये माइनस और ये माइनस, जब माइनस गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस। तो अब हमारे पास देखिए क्या आ गया, 4 में से 2 गए तो कितने आ गए, 2। और इस तरफ देखिए -2 और -2 कितने हो गए, +2। सॉरी माइनस और माइनस के 2 जब गुणा करेंगे तो क्या हो गए, +2। और +2 में जब 1 का भाग देंगे तो क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गए। तो हमारे पास LHS बराबर RHS, क्या आ गए दोस्तों, LHS बराबर RHS। अतः हमने जो गुणांक ज्ञात किए थे वो क्या है, सही है। उसके बाद दूसरा सत्यता की जांच में क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद अपॉन में a। समझ में आया दोस्तों। अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पर अल्फा और बीटा ये दोनों संख्याएं हैं, यानी जो हमारी द्विघात समीकरण थी x² - 2x - 8, उसके क्या है, शून्यांक है, ठीक है दोस्तों। और c/a क्या है, c/a क्या है, द्विघात समीकरण से हमारे c/a का मान ये रहा, ठीक है। तो इनका मान यहाँ पर रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 है ना दोस्तों, समीकरण 3 में। अब समीकरण 3 में कहां से, समीकरण समीकरण 3 में सी और ए का मान रख देंगे, और अल्फा और बीटा का मान रखने पर समीकरण 3 में ए, बी तथा ए और सी तथा अल्फा, बीटा का मान रखने पर दोस्तों ये पहला प्रश्न था, इसलिए मैंने आपको इतना बेसिक से बेसिक समझाया। आपको समझ में तो आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। मैंने पूरी अपने जितने भी अच्छे से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो अगले जो प्रश्न करेंगे उनमें आपको आसानी से केवल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इतने समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि कहाँ पर क्या करना होगा। अब देखिए हमारे पास अल्फा और बीटा का मान रख देंगे, तो ये अल्फा का मान क्या है हमारे पास 4 है दोस्तों, और बीटा का मान क्या है हमारे पास -2 है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी की वैल्यू है -8, और एक का मान हमारे पास है 1, ठीक है दोस्तों। ये तो कितने आ गए, -8 और -8, तो हम यहाँ पर कह देंगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम, ठीक है दोस्तों। तो हमने सिद्ध कर दिया
कि हमारे जो शून्यांकों का जो योग है वो किसके बराबर होगा, -b/a के, तथा शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर होगा, c/a के। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? तो आप इसे नोट कर लीजिए।